हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 3 का सेक्शन ए, जो कि आपका होता है एमसीक्यूज का। टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं 20 मार्क्स के। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सारे एमसीक्यूज के मेरे वीडियोस देख लो, जिससे आप लोग पूरे में से पूरे मार्क्स ला सको फॉर सेक्शन ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टोटल डिग्री ऑफ अ सर्कल इज। आप सबको पता है कि टोटल डिग्री सर्कल की क्या होती है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। देन बात करें नंबर 2, which of the following is useful in studying the regular and irregular long term changes in economic activity। अब इसमें काफी सारे नाम देकर के रखे हैं, अलग अलग ग्राफ्स के नाम दिए, बट आपको पता ही है कि आपके कोर्स में ना ग्राफ ज्यादा बताया नहीं है, मतलब ग्राफ के बारे में है ही नहीं, खाली एक ही ग्राफ के बारे में बताया था, वो है टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, बाकी सबके नाम आए थे, बट टाइम सीरीज ग्राफ में ये वाली पूरी लाइन देके रखी है कि टाइम सीरीज ग्राफ यूजफुल रहता है रेगुलर और इरेगुलर लॉन्ग टर्म चेंजेस को समझने के लिए। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2014। ये अगस्त 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपको बताइए कि ये वाला चैप्टर नंबर 2 से है और इसका जो आंसर होगा एचडीआई के अंदर इंडिया का रैंकिंग था 130, यानी 130 नंबर आता था। टोटल 188 कंट्रीज में से 130 नंबर इंडिया का आता था। ठीक है, डन। नेक्स्ट आगे बढ़े नंबर 4, हाउ मेनी आर द मेन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टोटल 4 इंडिकेटर्स है। कौन से हैं? एक है पर कैपिटा इनकम, एक है नेशनल इनकम, एक है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और चौथा आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 5, what percentage of India's required petroleum product supply is obtained through imports। तो इंपोर्ट के थ्रू इंडिया के अंदर 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। देन नंबर 6, इन इन्फ्लेशन व्हाट डज आरबीआई डू। अब बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। इन्फ्लेशन में पता है क्या होता है, कंट्री में जो सप्लाई ऑफ मनी है ना वो बढ़ जाता है। अब सप्लाई ऑफ मनी मतलब क्या, कि लोगों के पास पैसा आ जाता है और उससे ही कंट्री में इन्फ्लेशन होता है। अब इस सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है तो क्या किया जाएगा, तो आप सबको एक कंसेप्ट तो पता ही है रेपो रेट के बारे में। ठीक है, अब रेपो रेट में क्या होता है कि जनरली कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है, तो उस टाइम पे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ तो लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, और उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, एग्जांपल लो, इंटरेस्ट पे करना है, उसी को हम लोग रेपो रेट कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया है, मतलब मार्केट में बहुत पैसा है, अब आरबीआई चाहती है कि मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है ना वो कम हो जाए, और आपको पता है सप्लाई ऑफ मनी पूरा कनेक्टेड होता है लोन के साथ। अगर मान लो आरबीआई जो है वो क्या करे कि कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करे, तो कमर्शियल बैंक तो लोन लेगी। अब आरबीआई को कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो होगा क्या कि जब कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगी तो हम जैसे लोगों से आरबीआई क्या करेगी, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगी। ठीक है, तो हम जैसे लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोन नहीं लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट में अगर लोगों ने लोन लेना ही कम कर दिया, तो जब मार्केट में लोग लोन ही नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जनरली मैं हूं, कोई भी बिजनेसमैन है, जब वो लोग लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, उस पैसे को मार्केट में यूज करते हैं। बट अगर लोगों ने लोन लेना ही कम कर दिया, क्यों लोग लोन कम ले रहे हैं, बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रीजन क्या है कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो उस वजह से मार्केट में जो पैसा घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है, मेन रीजन है लोन। तो लोन अगर कम हो जाएगी तो मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से मैं कहूंगा कि इसका आंसर है इंक्रीज इन रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा तभी जाकर के जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम होगा, और तभी जाके इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन कंट्रोल में आ पाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज रेपो रेट। फिर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी तक आपको जो मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, बैंक मीन्स। बैंक मतलब क्या, तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कलेक्ट करे डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग यानी कि लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन है नंबर 8, इन द ईयर डैश नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज एक्सेप्टेड। कौन सी ईयर में नरेगा एक्सेप्ट किया गया था, तो इसका आंसर है 2005। 2005 में नरेगा को एक्सेप्ट किया गया था। देन नंबर 9, according to the all estimate for the year 2011-12, which of the following state falls in the category of 30 to
40% पॉवर्टी। 30 to 40 इन सब में से कौन सा आएगा? पंजाब नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, कर्नाटका नहीं है, आंसर इज ओडिशा। ओडिशा ही 30 to 40% पॉवर्टी में आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Which type of unemployment arises due to technological development? ये जुलाई 2022 में पूछा गया था। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब कि टेक्नोलॉजी बदलने से कौन सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है? तो टेक्नोलॉजी बदलने से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाती है और उस रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनको बेरोजगार होना पड़ता है। देन बात करें नंबर 11, इन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यूथ ऑफ विच एज ग्रुप वर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट? तो इसका आंसर आएगा 18 to 35 ईयर्स, 18 से 35 साल लोगों को यहां पे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। देन नंबर 12, व्हाट वाज इंडियाज डेथ रेट इन 2011? मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता है, चैप्टर नंबर 7 से है, पॉपुलेशन वाले चैप्टर से, और इसका आंसर आएगा 7.1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमने आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया है 12 जीएसईबी का टिल एग्जाम। इसमें हम लोग अकाउंट्स और स्टैट्स के सारे सॉल्व क्वेश्चंस के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 599 600 रुपीज में आपको पूरी एग्जाम तक सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इसके साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक्स, बीए, इंग्लिश, इन सब के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हमारे ऐप पे डालने वाले हैं। तो आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ऐप स्टोर से भी माई इंस्टीट्यूट के नाम से वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। देन आखिरी में जो है क्वेश्चन 13 नंबर, वो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार पॉपुलेशन सेंसस किसने करवाया था? ये भी पॉपुलेशन वाले चैप्टर से है और इसका आंसर आएगा श्री जमशेदजी टाटा। इन्होंने हमारी कंट्री में पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहला इंट्रोड्यूस करवाया था। देन नंबर 14, who is assigned with the responsibility of completing incomplete irrigation project in India? इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो थे वो दिए हैं नाबार्ड ने। तो इसका आंसर आएगा, इस नाबार्ड को असाइन किया गया था कि जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जाए। देन नंबर 15, जोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ विच फैक्टर इज जीरो इन फॉरेन ट्रेड? अब सीधी सी बात है, लैंड क्या मोबाइल हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है? नॉट पॉसिबल, इस वजह से आंसर आएगा लैंड। देन व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड? अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ना मर्चेंडाइज गुड्स आते हैं। मर्चेंडाइज यानी कि ऐसे गुड्स जो विजिबल हो, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। अगर यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों होता तो यहाँ पे आता बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बट सिर्फ मर्चेंडाइज है यानी कि सिर्फ गुड्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देन बात करें नंबर 17, What is the amount of investment limit in टाइन इंडस्ट्री? ये मार्च 2020 में पूछा गया था। तो टाइन इंडस्ट्री की जो अमाउंट होती है ना वो अप टू 25 लाख यानी 25 लाख तक की होती है। 0 से लेकर 25 लाख तक की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो टाइन इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। देन है नंबर 18, विच डेवलप्ड कंट्री इज नॉट इंडस्ट्रियल कंट्री? तो देखो, सऊदी अरेबिया इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, ये ऑयल कंट्री है, मतलब कि ओपेक में आती है ये सारी कंट्री। ठीक है, बाकी जापान, ब्रिटेन और अमेरिका तो इंडस्ट्रियल कंट्री ही मानी जाती है। देन नंबर 19, इन विच ईयर द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया वॉज लिबरली गिवन? ये ना आपको पेज नंबर 135 पे इसका आंसर मिल जाएगा। मैं अभी राइट आंसर बता रहा हूं, बट अगर किसी को चेक करना हो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, तो आप लोग पेज नंबर 135 पे जाके चेक कर सकते हो। आखिरी पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर ना 1991 आएगा। ठीक है, 1991 में लिबरलाइजेशन भी हुआ था और उसके बाद इस डेफिनेशन को थोड़ा लिबरली कर दिया था। देन बात करें नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड पॉल्यूशन? कौन सा तरीका है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से पॉल्यूशन होता है? ये मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आएगा थर्मल पावर, यानी कि कोल को जलाते हैं और उसके बाद जाकर के इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बट उससे क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा CO2 रिलीज होता है एनवायरमेंट के अंदर जो हार्मफुल है। तो इस तरह से मैंने आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।